तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम हाई स्कूल का सन 2023 का सेट नंबर 1 आप लोगों को करवाने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। तो 2023 में जब ये हमारा एग्जाम हुआ था, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा गणित 2023 हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 है और जिसका कोड है डी और बी। इसमें हम लोग आज खंड आ के बारे में बात करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों, 20 प्रश्न हमारे बहुविकल्पीय आते हैं, जिसमें से बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करते हैं। कुछ गलतियों की वजह से एक आध नंबर बच्चों के कट भी जाते हैं, जल्दबाजी में कभी कोई ऑप्शन गलत भर देते हैं या प्रश्न को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज शुरू करते हैं वीडियो और देखेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए, यानी क्वेश्चन ये है कि कोई दो हमारे पूर्णांक दिए गए हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने इसमें बच्चों करेक्ट ऑप्शन लिख रखा है, क्योंकि ये सूत्र भी होता है, आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था। फिर से देखें क्या सूत्र होता है। कोई भी अगर दो संख्या है तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके मासा और लासा के बराबर होता है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा? डी ऑप्शन। हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आगे बोला जा रहा है का भागफल होता है, का भागफल होता है। इसके लिए बच्चों हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन हमारा है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा ऑप्शन बच्चों हमारा दिया गया है, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन हमारा जो सी दिया गया है वो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और जो हमारा चौथा ऑप्शन बच्चों दिया गया है डी, इसमें है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो बच्चों हम लोग देखेंगे इसमें एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। मतलब ऊपर हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए और नीचे हमारी क्या होनी चाहिए? अपरिमेय संख्या। उसका भागफल क्या आएगा? जैसे मान लो ये 4 हमने लिख दिया, परिमेय संख्या है, और नीचे मान लो हमने लिख दिया √3, ये अपरिमेय संख्या है। अगर बच्चों हम लोग इनका भाग करेंगे तो क्या आएगा? जैसे इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी कि परिमेयकरण। तो √3 का ऊपर कर देंगे, √3 का नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 4√3 और नीचे कितना हो जाएगा 3। ये रूट यहां से नहीं हटेगा, और रूट ना हटने का मतलब ही है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में बच्चों हमने आप लोगों को बताया कि ऐसी संख्या जिनका पूर्ण रूप से फैक्टर नहीं बन पाते हैं, यानी अंडर रूट लगा रहता है, अंडर रूट के बाहर नहीं आ पाते हैं, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, और तीसरी जिनमें 0 रिपीट हो जाते हैं, उस प्रकार की हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए बी, यानी कि अपरिमेय संख्या। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप लोग इन प्रश्नों को नोट अवश्य करते चलेंगे और एक अच्छी कॉपी बनाएंगे सेट की, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका आ गया है प्रश्न नंबर 3। देखेंगे प्रश्न हमारा 3 क्या है। प्रश्न 3 है, यदि m बराबर, क्वेश्चन नंबर 3, m बराबर दिया गया है 5 और n बराबर दिया गया है, तथा n बराबर m + 7, इतना हमें दिया गया है,
बोला जा रहा है तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट का मान है, इसकी हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखेंगे इसके लिए हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन, इसमें 65 है। बी ऑप्शन इसमें से दिया गया है 26, सी ऑप्शन इसमें दिया गया है 13 और डी ऑप्शन इसमें दिया गया है 17। तो देखेंगे बच्चों इसमें कौन सा सही है। हमको ये वाली वैल्यू उठा के केवल इस रूट में रखनी है, यानी ये हमारा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट। तो एम की वैल्यू कितनी है 5, यहां रख देंगे, और प्लस एन की जगह पे ये वाली वैल्यू हम लोग रखेंगे यम प्लस 7 का होल स्क्वायर। यम की वैल्यू बच्चों हमको पता ही है, यम की वैल्यू 5 है, तो इस यम की जगह फिर से हम लोग 5 रख देंगे, 5 और प्लस इधर कितना है 7, इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 25 और प्लस 7 5 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144 25 हो जाएंगे 169, और 169 हम जानते हैं 13 का वर्गमूल होता है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा होगा 13। चलिए बच्चों लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा हमारा जो दिया गया है इसमें a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर में दिया गया 0। दो रैखिक समीकरण है, दो रैखिक समीकरण है। क्या पूछा जा रहा है इसमें, यदि इसकी कंडीशन दी है, यानी सूत्र पूछ लिया है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर में c1 बटे c2 ये है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन हमारा है रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर हैं, ए ऑप्शन में बोला गया रेखाएं समांतर हैं। बी ऑप्शन में बोला जा रहा है रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं। सी ऑप्शन में इसमें बोला जा रहा है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमने जब ये पढ़ाया था टॉपिक तो इसकी सारी कंडीशन लिखा दी थी हमने। ये जो हमारी कंडीशन होती है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, ये तीनों इक्वल तब होते हैं जब कोई ये रेखा है और इसी के ऊपर कोई दूसरी रेखा निकल जाए, यानी जो हमारी रेखाएं हैं वो बिल्कुल एक के ऊपर एक हो जाएं। जैसे जब घड़ी में 12 बजते हैं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक के ऊपर एक आ जाती हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है संपाती। यानी रेखाएं संपाती कब होंगी, जब ये कंडीशन हमारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रेखाएं संपाती, यानी कि बी ऑप्शन। अगर यहीं पे नॉट इक्वल c1 अपान c2 होता है तो हमारी जो रेखाएं हैं वो समांतर हो जाती हैं, और अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 होता है तो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस बात को भी बच्चों आप लोग समझते चलेंगे। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, किसी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य, समतुल्य का मतलब उसके समान, समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। यानी कोई परिमेय संख्या है उसके समतुल्य में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो इसके बच्चों ऑप्शन दिए गए हमारे, पहला इसका ऑप्शन है 1 2 3 और अपरिभाषित,
देखेंगे बच्चों, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, और जो इसका हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी पहला ऑप्शन इसका दिया गया है 1, 2, 3 और अपरिभाषित, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो देखेंगे जैसे मान लो कोई हमारी परिमेय संख्या है, मान लेते हैं परिमेय संख्या जैसे 2/3 है, तो इसी के समान वैल्यू रखने वाली कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 6, और अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो 2 3 जा 6 और इसमें 3 3 जा 9, यानी अगर इनकी हम वैल्यू निकालें तो ये वही आएंगी, इसकी भी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये भी वही आएगी। तो इसी के समतुल्य परिमेय संख्या 4/6 है, उसी के समतुल्य 6/9 है, यानी इस प्रकार की अनेक परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ना तो 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3, कितनी हो जाएंगी, अपरिभाषित। यानी किसी परिमेय संख्या के समतुल्य अनेक परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। तो बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, किसी संख्या का 1/3 भाग, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है। यानी कोई संख्या है उसका 1/3 भाग 21 है, तो वह संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। तो इसमें बच्चों ए ऑप्शन हमारा है 21, बी ऑप्शन इसमें कितना दिया गया है 42, सी ऑप्शन इसमें दिया गया है 63 और डी ऑप्शन इसमें दिया गया है 84। तो देखेंगे बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 21 और 42, 63 और 84। तो किसी संख्या, तो मान लेते हैं, माना कोई संख्या है जो कि मान लेते हैं x, क्या बोला जा रहा है, इस संख्या का 1/3 किसके बराबर, 21 के। तो देखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार जो ये संख्या है हमारी x, इसका 1/3 कर देते हैं और ये बराबर किसके है, 21 के बराबर है। यानी संख्या का 1/3 बराबर है 21, तो ये 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 21 × 63, और x का मतलब क्या है, हमारी संख्या, तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 63। तो इसका बच्चों सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इधर देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण कितना दिया, द्विघात समीकरण x² + 2x और माइनस का p बराबर में 0 है, का एक मूल कितना दिया गया है, -2 है, तो p का मान ज्ञात करें, या p का मान है। इसके लिए बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं, पहला हमारा ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन इसमें हमारा दिया गया है 1, सी ऑप्शन इसमें दिया गया है बच्चों 2 और डी ऑप्शन इसमें से दिया गया है 3। तो समझते हैं बच्चों, जब भी हमने द्विघात समीकरण पढ़ाया, मूल या शून्य का मतलब होता है अगर समीकरण हमारा x में है तो x का मान, अगर समीकरण हमारा y में है तो y का मान। तो देखते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण कितना है, x² + का 2x - p बराबर 0, इसका एक मूल -2 है, इसका मतलब x का मान -2 है, ये वैल्यू इसमें उठा के रख देंगे, -2 का स्क्वायर 2 × -2 और -p बराबर 0, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी ये भी 4 हो जाएगा, -p बराबर 0, इसको कट करेंगे तो p की वैल्यू 0 निकल के आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके नोट अवश्य करते रहेंगे क्वेश्चन को और अच्छे से समझते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कितना बताया जा रहा है? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इनके त्रिभुज होंगे। इसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन लिखा हुआ है कि त्रिभुज दोनों समबाहु होंगे। बी ऑप्शन इसमें दिया गया है विषमबाहु होंगे, विषमबाहु। सी ऑप्शन इसमें दिया गया है समरूप होंगे, समरूप। और डी ऑप्शन इसमें दिया गया है समद्विबाहु होंगे, समद्विबाहु। तो देखेंगे बच्चों, ये हमारा जो छठा चैप्टर है त्रिभुज, तो ये त्रिभुज चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या, ये हमारी एक प्रमेय है जो इस वर्ष सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी इसे अच्छे से देखेंगे, इसके 1-2 प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। यहाँ तो ये प्रमेय ही पूछ ली है। प्रमेय हमारी ये होती है, अगर कोई 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो कंडीशन इसकी क्या है, त्रिभुज अगर ऐसा तब होता है जब दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो, समरूप। तो इसमें तो समबाहु है, ये ऑप्शन नहीं होगा, विषमबाहु है, ये भी नहीं होगा, समरूप ये सी, यानी सी ऑप्शन हमारा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इससे हमारा प्रश्न भी आता है, जैसे बता देते हैं आप लोगों को साथ में ही, 2 त्रिभुज हमारे समरूप दिए जाएंगे, अब बोल देगा कि इनकी संगत भुजाओं में अनुपात 2:3 है, तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। तो अगर इसकी संगत भुजा में अनुपात 2:3 है तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, यानी इनके क्षेत्रफल में अनुपात हो जाएगा 4:9। कभी कभी क्षेत्रफलों में अनुपात दे देता है तो संगत भुजाओं में अनुपात पूछ दिया जाता है। तो ये सूत्र हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बच्चों हमारा क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। क्या क्या बच्चों ऑप्शन है? पहला है 0,-7, दूसरा ऑप्शन दिया गया है -7,0, तीसरा ऑप्शन है हमारा 7,0 और चौथा ऑप्शन है 7,7। समझेंगे बच्चों क्वेश्चन को, यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, यानी कोई जो हमारा बिंदु है वो बच्चों एक्स अक्ष पर है। जैसे देखेंगे
ये मान लो हमारा x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अगर बिंदु हमारा x पर स्थित होगा तो इसका मतलब निश्चित रूप से y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अगर बिंदु x अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा। तो y का मान 0 एक तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये तो सीधे गलत हो गए। अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0, अगर बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0। अब इन दो में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे लगाएंगे। पहले यहां पे लिखेंगे चूंकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, तब क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 0। तो y बराबर 0 क्या करेंगे बच्चों, इसमें उठा के रख देंगे। y बराबर 0 है तो y की वैल्यू ऐसे हम निकाल देते हैं, जैसे ये कोई बिंदु हमारा a मान लेते हैं जो कि है 2, -5, और ये कोई बिंदु हम b मान लेते हैं जो कि है -2, 9। इन दोनों से समान दूरी पर कोई बिंदु p मान लो, इसमें x की जगह x और ये y की जगह क्या हो जाएगा, 0। अगर ये दोनों समान दूरी पर हैं यानी समदूरस्थ हैं तो इनके बीच की जो दूरी होगी बच्चों वो कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। यानी जो AP के बीच की दूरी है ये PV के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो इसमें दूरी का सूत्र लगा देते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका पहला उठाते हैं x और माइनस इसका पहला उठाते हैं 2 और स्क्वायर कर दें, प्लस इसका 0, इसका -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पूरे क्या रहेगा, अंडर रूट। ऐसे ही PV के बीच की दूरी लगाते हैं तो इसका पहला उठाएंगे x और माइनस करके इसका पहला उठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर 0 और -9 इसका स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों बच्चों का क्या कर देंगे, वर्ग। तो बच्चों वर्ग किया तो इधर से क्या हुआ, अंडर रूट हट गया तो a - b का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर, इसे थोड़ा सा और इधर बढ़ा लें तो इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, इधर 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25। यहां लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू बी और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो इधर बच्चों x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर कट गया, इधर 2 दूनी माइनस का बचा 4x और प्लस 25, इधर हमारा 2 दूनी प्लस का 4x और प्लस 81। अब क्या करेंगे बच्चों, में x चाहिए तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 8x, इसको उधर ले जाएंगे तो 25 यहां से कम हो जाएगा, तो 25 हम यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 76, 66, 56, तो ये 56 बचेगा, 8 सत्ते 56, तो ये निकलेगा माइनस का 7। x की वैल्यू -7 हो गई, यानी जो हमारा बिंदु है, बिंदु कितना हो गया, -7। अब y का मान हमारा कितना, y का मान 0, तो बिंदु हमारा हो गया -7, 0, यानी कि बी आंसर हमारा करेक्ट है। तो ये हमारे सब गलत हैं, कौन सा आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे बोला जा रहा है अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, जिसमें AB बराबर दिया गया है AC, यानी AB रेखा AC के बराबर है, तो इसके बाद हमारे 4 ऑप्शन है A, B, C और D। A ऑप्शन इसमें हमारा दिया गया है एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। B ऑप्शन हमारा दिया गया है एंगल B लेस देन, ये ग्रेटर देन है एंगल C के, और इसमें दूसरा एंगल B लेस देन एंगल C।
तीसरा जो हमारा ऑप्शन है एंगल बी इक्वल एंगल सी, और जो चौथा ऑप्शन है एंगल बी लेस देन इक्वल एंगल सी। तो देखेंगे बच्चों इसे हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, इसे मान लेते हैं ए बी और सी। इसमें ए बी और ए सी बराबर है, यानी ये रेखा और ये रेखा बराबर है। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कैसा हो जाएगा, बराबर। यानी ये हमारे दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों, तो इसमें आगे देखते हैं बच्चों, ये दोनों कोण हमारे बराबर हो गए हैं, तो आंसर तो हमारा यहीं से पता चल गया। इसमें क्योंकि देखो अगर ए बी और ए सी बराबर हैं तो एंगल बी और एंगल सी अपने आप बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समद्विबाहु में अगर दो भुजा बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंगल बी बराबर एंगल सी। तो ये राइट आंसर हो गया। चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर, और इसमें बोला जा रहा है ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी होगा तो एंगल बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है, 120 पहला ऑप्शन, 90 दूसरा ऑप्शन, 60 तीसरा ऑप्शन, 15 चौथा ऑप्शन। तो देखें बच्चों इनमें से कौन सा सही होगा। कोई एक त्रिभुज है ए बी ए सी और बी सी सब दिया गया है, तो इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, 36 यहाँ 108। तो अगर इनमें से हम लोग बच्चों पहले देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा में एसी दिखाई दे रही है। तो देखेंगे अगर हम लोग एसी का स्क्वायर करें और अन्य दोनों भुजाओं का स्क्वायर करें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो एसी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर, ए बी का मान 6√3 इसका स्क्वायर, और बीसी का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो 12 का 144, 6 का 36, √3 का 3, 36 यहाँ 108, और फिर 6 का फिर से 36। तो ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। अगर बच्चों बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष भुजाओं के वर्गों का योग अगर आता है तो इसका मतलब जो हमारा त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज होगा, वो सॉरी त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो इसका कौन सा कोण 90 डिग्री है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा एसी है। तो देखेंगे बच्चों अगर बड़ी भुजा एसी है मतलब 90 के सामने हमारा कर्ण होता है, और कर्ण इसका कितना है एसी है, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा कोण आएगा, यहां पर आएगा बी, और हमसे कोण बी ही पूछा है तो कोण बी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। एंगल बी हो जाएगा 90, क्योंकि कर्ण हमारा एसी है, ये सबसे बड़ी भुजा आएगी कितनी आएगी 12, और ए बी का मान हमें पहले दिया है 6√3 और बीसी का मान कितना दिया था 6, तो हमें एंगल बी पूछा, एंगल बी हमारा हो जाएगा 90 अंश। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है। ए बी सी की जो हमारी भुजा है ये 2a है। आगे क्या बोला जा रहा है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। ऑप्शन इसमें क्या क्या है, पहला ऑप्शन है a√3, दूसरा ऑप्शन है 3a,
तीसरा ऑप्शन है 3√a और चौथा ऑप्शन है इसमें a। देखेंगे बच्चों, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो एक हम यहां से समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। इसकी भुजा की लंबाई 2a है, तो ये भी 2a हो गई, ये रेखा भी हमारी 2a हो गई और ये रेखा भी हमारी 2a हो गई। अब इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, तो इसके तीनों शीर्ष लंब समान ही होंगे क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु है। तो यहां से अगर हम सामने से शीर्ष से कोई लंब डालेंगे, इसे मान लेते हैं पॉइंट डी, इस एडी की लंबाई चाहिए। अब समबाहु त्रिभुज में एक खास विशेषता है कि जो समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है यही इसकी माध्यिका का काम करता है, यानी ये जो इसका शीर्ष लंब है यही माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु होगा, डी अगर इसका मध्य बिंदु है तो ये पूरा 2a है, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा a और इधर कितना हो जाएगा a। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया ADC या फिर ADB, कोई भी। तो समकोण त्रिभुज ADC में, इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 90 के सामने कर्ण हमारा कितना है 2a, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना है a और प्लस लंब स्क्वायर, लंब की जगह कौन है ये AD, AD मतलब शीर्ष लंब। तो ये 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर लाएंगे माइनस का होगा, यहाँ पे AD, इधर से स्क्वायर हटाया तो इस पे क्या लगा दिया अंडर रूट। अब 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर, यहां हमारा बच गया 3a स्क्वायर बराबर AD। तो a स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो गया तो AD बराबर आ गया, a बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा, तो यानी राइट आंसर आ जाएगा a अंडर रूट 3। तो a अंडर रूट 3 इसमें कौन सा ऑप्शन है a, तो पहला आंसर इसमें बच्चों करेक्ट हो जाएगा, पहला A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसमें आ गया बच्चों 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान है, तो ए का मान है। इसके लिए बच्चों ऑप्शन दे दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है 0, 30, 45, 60, 0, 30, 45 और 60। तो देखेंगे बच्चों, अगर जिन लोगों को त्रिकोणमिति की टेबल याद होगी वो लोग इसका डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस का मान कौन से डिग्री पे बराबर होता है, साइन और कॉस का मान 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो एक तो तरीका ये इसका डायरेक्ट आंसर लगा दें 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है बच्चों बराबर। दूसरा तरीका निकाल लेते हैं हम लोग इसको, देखो साइन ए बराबर इसे लिख देंगे कॉस ए इंटू 1, 1 लिखने से वैल्यू तो नहीं बदलेगी, वही रहेगा। ये कॉस गुणे में है, इसको बटे में ले आए, साइन ए बटे कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 1, साइन बटे कॉस क्या होता है tan ए, tan ए बराबर 1। अब क्या करेंगे बच्चों, tan ए बराबर ये जो 1 है, ये 1 tan 45 की वैल्यू होती है, तो 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं tan 45। अब दोनों पक्षों की कर देंगे तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 45 अंश। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर हमारा बच्चों क्वेश्चन आ गया है, यदि a बराबर 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री है तो 1 प्लस tan स्क्वायर a और बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसका मान बताना है बच्चों, का मान है। इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए ऑप्शन है हमारा 4/3, बी ऑप्शन हमारा दिया गया है -1, सी ऑप्शन दिया गया है 3 और डी ऑप्शन हमारा दिया गया है 1/3।
तो देखते हैं बच्चों, एक तो तरीका ये है, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दें तो भी सॉल्व हो गया। tan 30 की वैल्यू cot 30 की वैल्यू रख के होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, आ जाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा ये भी, ये हमारा फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर है, ये होता है cosec स्क्वायर है। अब sec को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर है, cosec को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है। ये साइन पलट के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। अब बच्चों साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर a। अब बच्चों a का मान रख दें, a का मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30। बच्चों tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर जब हम कर देंगे तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 1/3, यानी 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 1/3। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 1/3। ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, राइट आंसर हो गया है 1/3। तो 1/3 में से कौन सा ऑप्शन है, डी, डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, आगे क्या बोला जा रहा है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि है, यानी कितने प्रतिशत वृद्धि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो जाएगी। इसके लिए बच्चों ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है 100% बढ़ जाएगा, बी इसका ऑप्शन दिया गया है 200% बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन दिया गया है 300% बढ़ेगा, या डी ऑप्शन इसमें दिया गया है 400% बढ़ेगा। तो देखते हैं बच्चों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कितना परसेंट बढ़ेगा देखते हैं। गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, पहले हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा होता है 4πr², और अब त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तब कितना हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस r की जगह हमें 2r लेना है, तो 4πr की जगह 2r इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 चुकू 16, 16πr²। तो कितना बढ़ गया, कितने प्रतिशत, पहले तो हम इसे वृद्धि ज्ञात करेंगे, वृद्धि कितनी हो गई, तो 16πr² में से पहले वाला 4πr² माइनस करेंगे तो 12πr², इतनी तो वृद्धि हो गई है। अगर हमें प्रतिशत वृद्धि चाहिए, प्रतिशत वृद्धि, तो क्या होता है, इसमें वृद्धि को ऊपर रखेंगे, यानी जितना ही वृद्धि हुई है उसको ऊपर, तो वृद्धि हमारी हुई है 12πr², बटे में स्टार्टिंग में यानी आरंभ में जितना था, आरंभ में कितना था 4πr², इसको नीचे रखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे, तो ये कट जाएगा 3 बार में, और 3 का 100 में करेंगे 300%, यानी कितनी वृद्धि हो गई, 300%। इसमें बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखा 4πr², यहाँ देखा कि 16πr², देखा इसका 4 गुना है, तो तुरंत आंसर कौन सा लगा देते हैं, 400%। ये नहीं पूछा गया कि कितने गुना हो गया, ये पूछा गया कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो बढ़ने के लिए पहले हम वृद्धि निकालेंगे और फिर सूत्र अप्लाई करेंगे। बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर।
इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर आ गया है 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात कितना दिया गया है? अनुपात दिया गया है 4:9 है। बोला जाए वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा, वृत्तों की परिधियों में कितना अनुपात होगा, कितना अनुपात होगा। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है 9:4, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 4:9, सी ऑप्शन दिया गया है 2:3 और डी ऑप्शन इसका दिया गया है 4:5। तो देखते हैं बच्चों, व्यासों का अनुपात दिया गया, तो देखो पहले वृत्त के व्यास को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल टू आर, कितना है 4x मान लेते हैं, तो स्मॉल आर यहाँ पे निकलेगा 2x। दूसरे वृत्त का व्यास को कैपिटल 2R मान लेते हैं, कितना है 9x मान लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या निकलेगी 9x/2। अब इनकी परिधियों में अनुपात चाहिए, तो इसके परिधि का सूत्र क्या होता है? पहले वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा 2πr, दूसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πR। अब अगर हमें इनका अनुपात चाहिए, क्या चाहिए? इनका अनुपात। तो अनुपात के लिए ये वाली परिधि ऊपर रख देंगे, इधर वाले वृत्त की परिधि क्या करेंगे? नीचे रख देंगे। अब 2π कैंसिल हो गया, तो बचा R/R। स्मॉल r का मान कितना है बच्चों? 2x, और कैपिटल R का मान कितना है बच्चों? 9x/2। तो इसे क्या करेंगे, ये कट हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 4/9 मतलब 4:9। तो 4:9 बच्चों, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जितना अनुपात व्यासों में है उतना ही अनुपात हमारा किस में हो जाएगा बच्चों? परिधियों में भी उतना ही अनुपात हो जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसमें सारणी दे दी गई है, तो वर्ग अंतराल, और इधर हमारा दिया गया है बारंबारता। बारंबारता वर्ग अंतराल है 0 से 2, फिर है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। बारंबारता दी गई है इसकी 3, 1, 5, 4 और 7। माध्य में हम लोग बच्चों क्या करते हैं, यहां पर एक कॉलम इसमें और बना देंगे अभी इसमें, और यहाँ पे एक कॉलम और। यहां पर होता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों x, बारंबारता को कहते हैं f, और यहां पर हमारा आ जाता है fx। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? 0 और 2 के बीचों बीच में कौन होगा? 1, या ऐसे समझे इनको जोड़ के आधा करें, 4 2 6, 6 का आधा कितना? 3, ऐसी 6 4 10, 10 का आधा कितना? 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा कितना? 9। अब fx का मतलब है f और x का मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, इसके बाद 5 25, फिर 7 चौक 28 और 9 सत्ते 63। इसको एक कॉलम और ऐसे ओपन कर लेंगे। इनका योगफल को हम लोग कहते हैं सिग्मा f, इसके योग को, तो 7 4 11, 11 5 16, 1 17, 3 20। इसके योगफल को हम लोग कहते हैं सिग्मा fx। कितना योगफल आएगा? 8 3 11, 5 16, 3 19, 3 22 की 2 हासिल लग गए 2, 6 2 8, 2 10, 2 12, यानी कि 122। माध्य का हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे। माध्य मतलब समांतर माध्य, क्या होता है? सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान कितना है? 122, और इसका मान कितना है? 20।
क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पहले 2 का इसमें भाग लगा देंगे। 2 का भाग दिया, 2 छंग 12, 2 एकम 2, नीचे 10 को रख देंगे। अभी 2 का भाग दिया, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 6.1। अब इस पे ऑप्शन पे चलते हैं। इसके ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। इसका जो पहला ऑप्शन था, ए ऑप्शन था हमारा 25। इसका जो बी ऑप्शन है हमारा वो है 5.4। सी ऑप्शन इसमें दिया गया था 25.4 और डी ऑप्शन दिया गया इसमें 6.1। तो बच्चों कौन सा राइट आंसर हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन और करवाएंगे। आज पूरे बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य दिया है। तो माध्य हमको कितना दे दिया है, माध्य इसमें दिया है 24.1। बहुलक दे दिया है इसका, बहुलक दिया है 28। और हमसे बोला है कि माध्यक क्या होगा, यानी माध्यक बराबर है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन इसका है 26, सी ऑप्शन इसका है 25.4 और डी इसका जो ऑप्शन है वो है 26.3। तो देखेंगे बच्चों, इसका फार्मूला याद रखेंगे। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये बच्चों सूत्र याद रखेंगे सभी लोग। बहुलक की जगह 28, 3 गुणे माध्यिका यानी माध्यक हमको निकालना है, और माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 24.1। तो ये 28 और प्लस ये माइनस वाला इधर आएगा, प्लस 2 एकम 2, 2 चाकू 8 और 2 दूनी 4, और इधर हमारा हो जाएगा 3 गुणे माध्यक। तो इन्हें जोड़ेंगे, 28 और 48, 8 8 16 और 4 2 6 और 1 7 76.2। ये 3 आ जाएगा गुणे में बराबर माध्यक। 3 का अगर हम भाग लगा देते हैं तो माध्यक हमारा निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6, 1 बचा 16, 5 15, 1 बचा 12, 3 चक्कू 12। तो 25.4 यानी सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इसका माध्यक कितना हो जाएगा 25.4। आगे बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल याद करके रखेंगे। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। कभी कभी सूत्र ही पूछ लिया जाता है या इससे सवाल भी आ जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें बहुलक वर्ग बताना है हमें। 19 नंबर बताना है बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। कौन सा बहुलक वर्ग होगा, इसमें इधर दिया है हमारा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और इधर हमारा दिया है बारंबारता, बारंबारता। वर्ग अंतराल में है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इधर हमारा है 11, 21, 23, 14 और 5। तो बच्चों बहुलक वर्ग बताना बिल्कुल ही आसान है, बहुलक निकालना भी आसान है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता कहां पर है। तो बच्चों इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है, सबसे ज्यादा 23 है। तो 23 के सामने जो ये है 20 से 30, यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसके जो ऑप्शन हमारे दिए गए थे, ए ऑप्शन है 10 से 20, बी ऑप्शन दिया गया है 20 से 30, सी ऑप्शन हमारा दिया गया है 30 से 40 और डी ऑप्शन हमारा दिया गया है 40 से 50। तो आप लोगों को बच्चों ने बता ही दिया, सबसे अधिक इसमें 23 है, 23 के सामने 20 से 30, यानी कि राइट ऑप्शन हो गया बी।
जो भी सबसे ज्यादा होगा उसी के सामने हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो बच्चों चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध। अभी अभी बच्चों जिस प्रश्न की हम बात कर रहे थे वही पूछ लिया गया। क्या है? माध्य कामा माध्यक और बहुलक के बीच संबंध। इसके लिए बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में है माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्य। बी ऑप्शन है हमारा बहुलक बराबर 3 माध्यक। माध्यक का मतलब माध्यिका भी आप लोग मान सकते हैं, -2 माध्य। सी ऑप्शन में है बहुलक बराबर 2 माध्य -3 माध्यक। और डी ऑप्शन में है बच्चों हमारा माध्य बराबर 3 माध्यक -2 बहुलक। तो बच्चों अभी अभी हम कह रहे थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। या तो प्रश्न में ये सूत्र पूछ लेते हैं या फिर इससे कोई सवाल पूछ लेते हैं। इसमें दोनों चीजें ही पूछ ली हैं। तो देखेंगे अभी हमने आपको क्या सूत्र बताया। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यानी राइट आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने आप लोगों को सारे बहुविकल्पीय प्रश्न कराए हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके नोट अवश्य करें। हमारे जो जीनियस इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं इनका आज तो 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है तो छुट्टी रहेगी। 27 जनवरी को इनका ये वर्क चेक किया जाएगा और सभी लोग ये रफ कॉपी पे करके लाएंगे। इसके अलावा ये जो ऑप्शन लिखे हैं ऑप्शन को भी नोट करके लाना है। ये नहीं केवल उत्तर लिख के उस पर टिक लगा दिया, प्रश्न और उत्तर पूरे कायदे से लिखे हुए होने चाहिए। आप लोग गणित में जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, ये हमारे पास में ये अनसॉल्व पेपर है जिसके हम अपने बैच में 2024 के सारे सेट करवा चुके हैं और 2023 का भी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सेट हो चुका है। इसका पहला सेट हम यूट्यूब पर करा रहे हैं। जिन बच्चों ने हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो पिछले वर्ष 2024 में जो सेट आया था हमने पूरा 2.5 घंटे का वीडियो डाल रखा है, तो आप लोग उसे अवश्य देख लें। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट करके हमें बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ ये भी बताया करें कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है किस वीडियो पर लेकर के आए। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी बच्चों को कल 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।